साल 1998 हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल। उस समय ये भी चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है उस समय हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे। एक बैठक बुलाई गई थी जिस बैठक में आने से शांता कुमार जी ने मना कर दिया था और उस बैठक से ये हुआ था कि पार्टी का नेतृत्व प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल करेंगे। या तो पार्टी जीत जाए या मैं मर जाऊं, कि बीजेपी की बारात बिना दूल्हे की बारात है तो भाई कौन लड़े। तो नरेंद्र मोदी जी मेरा भी जो हम दोनों का ही था कि शांता कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में लड़े। उन्होंने इनकार कर दिया, वो थे मीटिंग में, उन्होंने इनकार कर दिया। 1998 की ही बात आती है कि ऐसा भी सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि उस समय शांता कुमार जी के कुछ समर्थकों ने भी अपनी ही सरकार का विरोध किया था। उन्होंने कहा हमारे पास 2 नेता है, एक को हम दिल्ली ले जा रहे हैं शांता कुमार, उसके बाद वो कुछ और कह दिया उन्होंने। मतलब वो बात सेकंड नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये बात छूट गई उनसे। ये मोबाइल नंबर में भी 9 है, गाड़ियों में भी 9 है। इस 9 नंबर के साथ लगाव की क्या वजह है? नारकंडा के पास शिलारू गांव है एक जी, वहाँ से रिद्धूराम। उन्होंने पहली बार मुझे 22 मार्च 1998 को ये बताया कि आपका लकी नंबर 9 है। हिमाचल प्रदेश में टोपियों की राजनीति की खूब चर्चा होती है। शिवाजी, मैं आपको बताऊं जी, मैंने जिंदगी में कभी टोपी खरीदी नहीं जी। मुकेश अग्निहोत्री तब जनसत्ता के संवाददाता होते थे, उन्होंने अगले दिन स्टोरी लिखी, धूमल आए लाल टोपी में, वीरभद्र जी हरी टोपी में। देश में एक चर्चा आपके विषय में और होती है कि आप कभी नहीं चाहते थे कि अनुराग सिंह ठाकुर और आपके बेटे अरुण राजनीति में आए। मैं क्या, अनुराग भी नहीं चाहते थे जी। अरुण जेटली जी ने कहा कि अनुराग इज ए फाइटर। क्योंकि 2017 का वर्ष मैं कहूंगी कि आपके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था। उस समय ये भी हुआ था कि चुनावों के 10 दिन पहले आपको डिक्लेयर किया गया था एक चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर। लेकिन सियासी गलियारों में अक्सर आपके विषय में और उस साल के विषय में ये चर्चा होती है कि उस समय धूमल जी के साथ अपने ही कुछ लोगों ने भीतर घात किया था। लेकिन टिकट आवंटन से पहले मुझे कहा गया था कि आप सीनियर मोस्ट लीडर हो, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आपको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि टिकट आवंटन में भी उस समय खामियां थी। स्टार प्रचारक होने के कारण मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जा ही नहीं सका, जहाँ चुनाव क्षेत्र नया था। पहला मेरा चुनाव क्षेत्र जो था वहाँ मैंने 5 साल बहुत काम किया हुआ था। लोग बड़े उत्साहित थे कि हम इस बार रिकॉर्ड में तो जीताएंगे। कहीं कुछ चलता है राजनीति में। वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आपके विषय में ये भी कही जाती है कि आपने ही नड्डा को केंद्र भेजा था। उस समय नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नड्डा जी को केंद्र में जिम्मेदारी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल गई थी। और आप पर आरोप उस समय ये लगता है कि आप चाहते थे कि प्रदेश में आपका एक छत्र राज हो, इसलिए आपने नड्डा को केंद्र भेजा था। किसी ने कहा अनुराग मोदी थे, हमें पार्टी को दे दो। अब ये इन दैट गुड फेथ मैंने ही आके नड्डा जी को बताया कि आपका दिल्ली होने वाला है भाई। कि वीरभद्र सिंह को वीरभद्र बनने में धूमल की जरूरत थी और धूमल को भी धूमल बनने के लिए वीरभद्र सिंह की जरूरत थी। वो भी जब भी संबोधित करते सर करके संबोधित करते थे, खुंदक जिससे कर लेते थे, राजनीतिक लड़ाई में निभाते थे जी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय हमीरपुर पार्लियामेंट्री से जब इसके नतीजे आए तो 5 ही सीटें मिली। कुछ लोगों ने ये कहा कि जयराम ठाकुर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का अपना अपना एक गुट बन गया है जिसकी वजह से एकता नजर नहीं आ रही है। जयराम जी ने मुख्यमंत्री 5 साल में रहे, उन्होंने जो किया वो जानते हैं। मान मुख्यमंत्री के लिए भी कोई सुझाव कि ब्यूरोक्रेसी में जब हम पकड़ की बात करते हैं, आपकी नजर में ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ के क्या मायने हैं? कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी टू राइड ए टाइगर। ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण करना शेर की सवारी करने की तरह होता है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं?
हिमाचल प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हिमाचल प्रदेश के 2 बार के रहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमारे खास मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद आपका मेरे गांव तक पहुंचने के लिए। आपके बारे में बहुत बहुत स्वागत। आपके बारे में जब हम जान रहे थे, लोगों से भी बात कर रहे थे, लोग कहते हैं कि धूमल साहब तो अंग्रेजी में एमए किया था, लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन फिर ये राजनीति में आना कैसे हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगा। जी गर्मियों के दिनों में छुट्टियाँ होती थी कॉलेज में, जी यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते थे, वो मार्क करके उनको हेड एग्जामिनर के पास वापस भेजना और शीघ्र फिर गांव पहुंचना, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई भी करनी होती थी। तो एक बार मैं आया टोनी देवी के पास, एक बारी मंदिर जगह है, उसके ऊपर चढ़ाई चढ़ती के बस चलती थी पुराने रोड पे। तो अक्सर निचले मोड़ पे सवारियों को उतार देते थे, कई बार धक्का लगा के बस को चढ़ाना पड़ता था, और फिर ऊपर आके जब प्लेन आ जाता था तो उसमें बस में बैठते थे। तो ऐसा ही हुआ, धक्का लगा के बस चढ़ाई। तो मैंने कहा जिसके लिए किराया खर्चा था वो तो उल्टा धक्का लगाना पड़ा, खुद मिट्टी से भर गए, गर्मी हो गई। तो ड्राइवर ने कमेंट किया कि फौजी जो आते हैं इनका सामान बड़ा होता है। तो मैंने कहा फौजी तो साल में एक बार छुट्टी आते हैं, एक छोटी सी ट्रंकड़ी है जिनकी होती है, और छोटा सा बिस्तर। बस में जो लोड है वो है जो तूने होशियारपुर से बस में सब्जी लादी हुई है और लौंगनी सर का घाट के पास तूने दुकानदार तक पहुंचानी है, उससे पैसे लेने हैं, क्या करना है। हमारी बहस हो गई। फौजी बेचारे कहने के पूरा सब छोड़ो, मैं कहा नहीं, ये गलत दोष दे रहा है। तो उसने एक टिप्पणी की कि फिर सर्वे बदलाओ सड़क का, कोई नेता चुनो, ठीक ऐसे नेता चुनो तो गांधी टोपी लगाते हैं, फ्रंट सीट पे आके बैठ जाते हैं और सड़कों का काम ठीक होता नहीं। उस बात से मेरे मन में एक बात आई कि व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पैसा हो तो संसाधन देकर करवा सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो सरकार ही कर सकती है, नेतृत्व ही कर सकता है। तो सड़क का अगर सर्वे चेंज होना है तो कोई धनी व्यक्ति नहीं करवा सकता। तो उसके बाद पॉलिटिकली एक्टिव तो मैं था ही, कॉलेज स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा, कॉलेज टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, LIC में भी यूनियन में काम करता था। तो फिर जनता पार्टी के सपोर्ट में करता ही था। 84 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गई तो बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक सवाल इसी से जुड़ा आपसे, उस समय जब 1984 आपने शायद अपना लोकसभा चुनाव उस समय पहली बार लड़ा था, और एक चर्चा उस समय ये भी हो रही थी कि जगदेव चंद जो थे उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया, जैसा कि आपने भी बताया कि कई नेता चुनाव लड़ने से मुकर भी गए थे। उस समय उन्होंने मना इसी वजह से किया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? नहीं, जो स्पष्ट तौर पे लगता है जी कि जो राजनीतिक तौर पे परिपक्व लोग थे उनको इस बात का ज्ञान था कि श्रीमती गांधी की हत्या हुई है तो सहानुभूति की लहर चलेगी, कांग्रेस को लाभ रहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता तो हारे ही लड़के, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, सारे देश में केवल 2 सीटें बीजेपी को मिली।
तो उसमें पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, चुनाव लड़ा, हारा। उसमें प्रोफेसर नारायण चंद पराशर थे जी। वो भी इंग्लिश के प्रोफेसर होते थे ओके। और सिटिंग एमपी भी थे उस टाइम पे। दूसरा चुनाव आपने साल 1989 में लड़ा था जिसमें आपने अपने प्रतिद्वंदी को 37,000 मतों से हराया था। उस समय देश में कैसा माहौल था, स्पेशली अगर मैं प्रदेश की बात करूं? उस समय तक देखिए 84 के चुनाव में तो मुझे एक पोस्ट कार्ड छापना पड़ा, जी। मेरा परिचय, मेरा नाम ही है, मेरे पिताजी आर्मी में कैप्टन थे, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, ताकि लोगों को मेरा परिचय तो पता लगे मैं हूँ कौन। 89 में वो स्थिति नहीं थी। चुनाव में हारा था लेकिन 5 साल में हर मतदान केंद्र तक पहुँचने का प्रयास करता रहा और लोग मुझे जानते थे। और उन्हीं दिनों केंद्र में बोफोर्स कार्ड के कारण एक आंदोलन भी जनता दल की तरफ से चला। सभी विपक्षी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हो गए, तो स्थिति थोड़ी बेटर थी। पर उसमें भी एक घटना मेरे साथ घटी। मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया और चुनाव प्रचार में बड़सर चुनाव क्षेत्र में टिप्पर नाम की एक जगह, वहाँ हम गए थे, चाय के खोखे में चाय पी रहे थे। एक व्यक्ति वहाँ बड़ा सूटेड बूटेड बैठा था, वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार में लिखा था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसने क्या बेवकूफ़ है, चंद्रमा को देखकर कैलकुलेट कर रहे हैं, राजीव गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो मैंने जेब में से एक पर्ची निकाली, जिसको तत्कालिक पर कुंडली बोलते हैं जी। किसी ने मुझे लगा के दी हुई थी। मैंने कहा अगर देखो तो मुझे देखो मेरा क्या बनेगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उसने वो देखा और मेरी तरफ देखे बगैर कहा तुम इस बार जीत जाओगे अगर तुम्हें टिकट मिल गया तो। मैंने कहा टिकट तो मुझे मिल चुका है, मैं तो पेपर फाइल करके आया हूँ। उसने फिर मेरा जवाब वही दिया, अगर तुम्हें टिकट मिला तो जीत जाओगे। अगले दिन मेरा कार्यक्रम कुटलाट क्षेत्र में था, उससे अगले दिन ज्वालामुखी में था। उसके अगले दिन मैं रात को 1 बजे हमीरपुर पहुंचा। तो मैं अपने इन-लॉज के घर में रहता था। उन्होंने बताया शांता कुमार जी के बड़े फ़ोन आ रहे थे कि जब भी आए तुरंत फ़ोन बात कराओ, क्योंकि लैंडलाइन ही फ़ोन होता था। मैंने कहा रात का 1 बज गया, क्या फ़ोन करूँगा। सवेरे 5 बजे शांता जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा धूमल जी, हाईकमांड ने फैसला किया है कि बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे, तो कांगड़ा से मैं लड़ूंगा, हमीरपुर से जगदेव जी लड़ेंगे, आप अपना नाम वापस ले लो जी। आपको हम फिर MLA का इलेक्शन लड़ाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मैंने कहा मैं नाम वापस ले रहा हूँ, बाकी लॉलीपॉप जो तुम दे रहे हो तुम मुझे कहाँ से MLA लड़ाओगे। बमसर चुनाव क्षेत्र में मैंने 77 में छोड़ा डॉक्टर श्री राम जी के लिए। 13 साल बाद में 1990 में वही सीट वापस लूँगा, ये संभव नहीं है। और हमीरपुर का जगदेव जी जीतेंगे तो अपने परिवार में से किसी को लड़ाएंगे, अगर हारेंगे तो खुद लड़ेंगे। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं नाम वापस लेने जा रहा हूँ। मैं बाजार में पार्टी कार्यालय गया, मैंने वो विड्रॉल फॉर्म मांगा। मेरे से पहले एक्चुअली पता ऊना बिलासपुर के कार्यकर्ताओं को लग गया था कि ऐसे प्रपोजल है। तो स्वर्गीय साधु राम जी जो MLA थे, स्वर्गीय देशराज जी ऊना वाले, रामदास ठाकुर बिलासपुर से, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर हमीरपुर पहुंच चुके थे।
वो मेरा समर्थन कर रहे थे कि 5 साल से पढ़ा लिखा लड़का हर बूथ पे दौड़ा फिर रहा है, तो इसका टिकट क्यों काट रहे हो। जगदेव जी ने कहा कि मैं भी कहाँ लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने लाइटनिंग कॉल बुक कराई पार्टी ऑफिस दिल्ली। आगे संयोग से फ़ोन अटल जी ने उठाया। जगदेव जी ने कहा मैं जगदेव बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा बोलो। कि मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा स्कोप धूमल साहब के जीतने का है। अटल जी ने कहा धूमल साहब के जीतने, धूमल साहब लड़े, फिर तू क्यों लड़ रहा है। जगदेव जी ने फट फोन रखा, बंद किया और एकदम विड्रॉल फॉर्म भरा। उनके समर्थकों में खुशी हो गई। उनको लगा शांता कुमार भी पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, धूमल भी लड़ रहा है, तो हम पीछे असेंबली के चुनाव में उनको फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह लड़ा चुनाव 89 का, जीत गए। इसके अलावा साल 1993 में आप हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी बने थे। क्या उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के साथ यही आपकी रार थी? क्योंकि प्रदेश में उस समय भी सियासी पंडित बताते हैं कि ये चर्चे होते थे कि धूमल साहब और शांता कुमार जी की आपस में कुछ ठीक नहीं बनती। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा था? नहीं, ये बिल्कुल गलत सूचना है आपको मेरी जी। शांता कुमार जी ने ही 93 में चुनाव के लिए मुझे तैयार किया अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने नॉमिनेशन भरा, उन्होंने डेलीगेट से वोट मांगे और स्वर्गीय किशोर लाल जी से मेरा मुकाबला हुआ। बड़े भारी अंतर से जीत हुई। वो शांता कुमार जी के कारण ही था, उनका ही प्रयास था। मेरा उसमें कोई मतभेद उनसे नहीं था। साल 1998 हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल। उस समय ये भी चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उस समय हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे। एक बैठक बुलाई गई थी जिस बैठक में आने से शांता कुमार जी ने मना कर दिया था और उस बैठक से ये हुआ था कि पार्टी का नेतृत्व प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल करेंगे। उस समय एक्चुअल राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह की थी? शांता कुमार जी ने उस बैठक में आने से मना क्यों किया था? नहीं, ये भी परिस्थिति अलग है जी। 98 में भुवनेश्वर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। वहां पर रिपोर्टिंग ले रहे थे क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव ड्यू था। तो मीटिंग खत्म हुई। आडवाणी जी ने मुझे कहा कि मुझे मिल के जाना, दिल्ली रुक जाना, मैं मुंबई जा रहा हूँ, क्या कार्यक्रम है आपका। मैंने कहा मैं आज भुवनेश्वर से ट्रेन से चलूँगा, परसों दिल्ली पहुँचूँगा। उनका परसों तक मैं आ जाऊँगा, तो मिलना। जब ट्रेन में हम बैठे तो खबर आई कि श्री वीरभद्र सिंह ने असेंबली भंग कर दी। तो रास्ते में पता लगा कि असेंबली का चुनाव भी साथ ही होगा। फिर आडवाणी जी को मिला तो उन्होंने कहा कि अब तो दोनों चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे तो मेरी इच्छा है कि तुम मुख्यमंत्री बनो, लेकिन पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है आज की डेट में। आप सोच लेना आपने कौन सा चुनाव लड़ना है। मैंने कहा आडवाणी जी, मैं पार्टी का काम करूंगा, भगवान करे पार्टी जीत जाए। मैं भावुक हो गया, मेरे मुंह से निकला या तो पार्टी जीत जाए या मैं मर जाऊं। तो आडवाणी ने मेरे बाहों में भर लिया और कहा कि ऐसी क्यों बात करते हो, मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो। मैंने कहा कुछ भी होता है, मैं तो सांसद था आपके साथ, प्रदेश में जो कुछ घटा उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। लेकिन हर बार दोष आता है कि प्रदेश अध्यक्ष
कहने नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर उसके बाद इलेक्शन मीटिंग हुई, सारी टिकटों का आवंटन हो गया। पार्लियामेंट के लिए शांता जी को कांगड़ा से और मुझे हमीरपुर से लड़ने का टिकट मिल गया। मैं चुनाव प्रचार में लग गया। आकर बिलासपुर जिले की जटोता में मेरी जनसभा थी, वहाँ मैसेज आया कि दिल्ली बुला रहे हैं आडवाणी जी। मैं और मोदी जी अब दिल्ली गए। शांता जी एक टिकट चेंज करना चाहते थे MLA की, वो टिकट चेंज हुई। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब बैठे तब अटल जी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान छपा है कि बीजेपी की बारात बिना दूल्हे की बारात है, तो भाई कौन लड़े? तो नरेंद्र मोदी जी, मेरा भी तो हम दोनों का ही था कि शांता कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में लड़े। उन्होंने इनकार कर दिया, वो थे मीटिंग में, उन्होंने इनकार कर दिया। अटल जी ने कहा कि धूमल जी फिर आप हमीरपुर पार्लियामेंट भी लड़ो और बमसन और हमीरपुर असेंबली सीटें दोनों तुम लड़ो। मैंने कहा अटल जी 3 सीटों पे लड़ूंगा तो लोगों को बोलूंगा क्या कि क्यों 3 पे लड़ रहा हूँ? मुझे कोई एक सीट दे दो जो लड़ना है। पार्लियामेंट लड़ना तो पार्लियामेंट, असेंबली लड़ना तो असेंबली। उन्होंने कहा चलो फिर असेंबली तुम चुन लो, तुम नेतृत्व करो, तुम्हारे 10-12 MLA जीतेंगे, 5 साल लाठियाँ खाओ। मैंने कहा ठीक है, संगठन के लिए भी कर लेंगे। तब वहाँ से बमसन से मेरा निर्णय हुआ कि बमसन से मैं लड़ूँ। और सुरेश चंदेल जी मेरे साथ बैठे थे, संगठन मंत्री। फिर प्रश्न आया कि मेरे पार्लियामेंट कौन लड़े, तो मैंने कहा इनको लड़ाओ, हम जिताएंगे। विरोध भी किया किसी ने कि तो चांदी की थाली पे परोस के सीट दे रहे हो कांग्रेस को, लेकिन उसमें के महामंत्री गोविंदाचार्य जी और प्रमोद महाजन जी ने मेरी बात का समर्थन किया। मैं असेंबली लड़ा, सुरेश चंदेल जी को हमीरपुर पार्लियामेंट लड़ाया। तो इस तरह से 98 में मैं असेंबली लड़ा। 1998 की ही बात आती है कि ऐसा भी सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि उस समय शांता कुमार जी के कुछ समर्थकों ने भी अपनी ही सरकार का विरोध किया था। ये बात कितनी सच है? 98 में तो किसी को उम्मीद नहीं थी सरकार बनेगी जी। 98 में तो सब लड़े, शांता जी पार्लियामेंट लड़े और उसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला हो गया कि प्रेम कुमार धूमल लीड करेंगे पार्टी को। प्रमोद महाजन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रिब्यून में हेडलाइन अगले दिन आया। फिर आडवाणी जी हिमाचल के टूर पे, इलेक्शन कैंपेन पे, वो कांगड़ा जिले में भाषण कर रहे थे एक जगह, वहाँ उन्होंने अनाउंस करना था। उन्होंने कहा हमारे पास 2 नेता हैं, एक को हम दिल्ली ले जा रहे हैं, शांता कुमार। उसके बाद वो कुछ और कह दिया उन्होंने, मतलब वो बात सेकंड नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये बात छूट गई उनसे। महेंद्र पांडे थे, वो हमारे साथ थे हेलीकॉप्टर में। उन्होंने आडवाणी जी को कहा कि मंडी में लास्ट जनसभा है और चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन कल है। तो मंडी की जनसभा पड्डल में जो हुई, वहाँ पे आडवाणी जी ने घोषणा की कि शांता कुमार जी को हम दिल्ली ले जा रहे हैं और प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अगर हमें बहुमत मिला तो प्रेम कुमार धूमल हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद फिर चुनाव करवाई थी।
2007 में भी आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय तत्कालीन सांसद सुरेश चंदेल पर पैसों के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्या स्थितियां उस समय थी? आपके चुनाव लड़ने की सिर्फ यही वजह थी कि सांसद ने भ्रष्टाचार किया है और आपने उपचुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी, या फिर इसकी कोई और वजह थी? नहीं, मैं बिल्कुल इनकार कर रहा था जी। मैंने तो वहाँ कहा भी था कि शांता जी को लड़ाओ, हम जिताएंगे। शांता जी ने कहा नहीं, मैं बाहर का कैंडिडेट हूँगा। मैंने इनकार किया, जिसको लड़ाओ हम जिताएंगे। अटल जी सारी बात सुन रहे थे, वो सारे मीटिंग में चुप रहे थे। अचानक उन्होंने कहा सुनिए, सब एकदम अटेंटिव हो गया। मैं थोड़ा दूर बैठा था। जी। उन्होंने कहा अगर हिमाचल में सरकार बनानी है तो हमीरपुर जीतना जरूरी है। हमीरपुर जीतना है तो धूमल जी का चुनाव लड़ना जरूरी है। धूमल जी तुम चुनाव लड़ो, जीतो और सरकार भी तुम बनाओ। इसका अर्थ था कि तुम लोकसभा जीतो, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आप होंगे। सुषमा जी इस बात को समझ गई एकदम। उन्होंने कहा दिस इज द पैकेज, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन एक और सीनियर मेंबर ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का फैसला कैसे हो सकता है। राजनाथ जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा अटल जी जब कुछ बोल देते हैं तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने फिर भी प्रोटेस्ट किया। मैं कहा नहीं अटल जी, आप मेरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अटल जी ने मुझे बुलाया, चश्मा टेबल पे था, उसको जेब में डाला। बैंत लेके आते थे उन दिनों, उनके टांग में दर्द थी। बैंत लिया और कहने लगे यार आजकल मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। मैंने सोचा मेरी बात सुनेंगे, उठे चल दिए। मैं सबके पास फरियाद की, सबको कहा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना पार्लियामेंट का, जिसको लड़ा उसकी मदद करें। मुझे कहा गया तुम इतने सीनियर लीडर हो, तुम जानते हो अटल जी बोल देते उसके बाद कुछ नहीं होता, जाओ तैयारी करो, चुनाव लड़ो। तो फिर आए, चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में अक्सर ये चर्चा होती है, हमने भी देखा है कि आपके मोबाइल नंबर में भी 9 है, गाड़ियों में। इस 9 नंबर के साथ लगाव की क्या वजह है? नहीं, मेरी शपथ 30 दिसंबर 2007 को हो गई थी। जी। कैबिनेट का एक्सपेंशन 9 जनवरी को। जी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरा लकी नंबर कोई है कि नहीं। और 9 मिनिस्टर ही थे। जी हाँ, ठीक है, संख्या 9 संख्या 9 थी। एक ज्योतिषी होते थे नारकंडा के पास, शिलारू गांव है एक, वहाँ से रिद्धू राम जी। उन्होंने पहली बार मुझे 22 मार्च 1998 को ये बताया कि आपका लकी नंबर 9 है। तो शायद वही कारण रहा होगा कि फिर साइकोलॉजिकल हो गया। गाड़ी का नंबर, टेलीफोन नंबर। हिमाचल का पहला BSNL का मोबाइल कंपनी ने मुझे दिया, उसका नंबर भी 9418050009। उन्होंने, अरुण शर्मा मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि लकी नंबर 9 है। तो उन्होंने ये नंबर बना के दिया। तो लोगों को लगा कि ऐसा नंबर। हिमाचल प्रदेश में टोपियों की राजनीति की खूब चर्चा होती है। आप मुख्यमंत्री थे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल यानी कि आप, और वीरभद्र सिंह हमेशा कहा करते थे कि आप दोनों में टोपियों की राजनीति खूब थी। इसमें एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ग्रहों का भी इसमें कुछ फेर था। अब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इस मरून टोपी के पीछे का राज क्या है? शिवाजी, मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी टोपी खरीदी नहीं। जब 11 मार्च को 1998 में पहली बार विधानसभा जाना था तो बाहर थोड़ी बर्फबारी हो रही थी। किसी ने मुझे एक लाल टोपी दी हुई थी, मैंने वो लगाई हुई थी। और उसमें गए, वीरभद्र जी ने हरी टोपी लगाई हुई थी। मुकेश अग्निहोत्री तब जनसत्ता के संवाददाता होते थे,
इन्होंने अगले दिन स्टोरी लिखी, धूमल आए लाल टोपी में, वीरभद्र जी हरी टोपी में। जी। मैं हरी टोपी भी लगाता था, किन्नौर जाते हुए हरी टोपी पहनाते थे। जब सांसद बना तो महेश्वर सिंह जी ने आपकी कुल्लू वाली टोपी मेरे को मल्टी कलर टोपी दी, जी। मैंने वो लगाई। लेकिन बात ऐसे चिपक गई, फिर हो गया कि धूमल की लाल टोपी, फिर उधर की हरी टोपी, दोनों टोपियाँ बुशहरी टोपियाँ हैं। और सर्दी में सर्दी से बचाती हैं, गर्मी में गर्मी से बचाती हैं, और जब सिर पे बाल ना हो तो और भी जरूरी हो जाती है, इसलिए मैं लगाता हूँ इसको। हिमाचल प्रदेश में एक चर्चा आपके विषय में और होती है कि आप कभी नहीं चाहते थे कि अनुराग सिंह ठाकुर और आपके बेटे अरुण राजनीति में आए, क्या ये सही है? मैं क्या, अनुराग भी नहीं चाहते थे जी। मैंने जितने चुनाव लड़े, जब अनुराग की वोट बढ़ गई तो वो वोटिंग वाले दिन वोट देने के लिए आते थे मेरे लिए, उन्होंने कभी कन्वेंसिंग नहीं की। अरुण बाद में मेरा चुनाव देखते रहे, अनुराग का चुनाव भी देखते हैं। अनुराग का हमेशा ध्यान और मन क्रिकेट में रहता था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास रघुवीर सिंह ठाकुर, जो लाहौल स्पीति से कांग्रेस के नेता है, वो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे। वो आए, उन्होंने कहा हम अनुराग जी को बनाना चाहते हैं। मैंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने माने। तो अनुराग जब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए और स्टेडियम का निर्माण शुरू किया। स्टेडियम निर्माण के दिनों में न जाने कांग्रेस की सरकार को क्या गुस्सा आ गया। अनुराग पर कोई मुकदमा चेन्नई में, कोई कोलकाता में, कोई शिमला में, कोई दिल्ली में। तो उन दिनों अरुण जेटली जी इनके संपर्क में थे, उन्होंने इनके केस भी लड़े, स्वयं उनकी पैरवी के लिए शिमला आए एक बार। और जब मैंने असेंबली का इलेक्शन जीत के चीफ मिनिस्टर में बन गया, 2008 में जब बाई इलेक्शन होना था लोकसभा का, तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन आया कि भाई साहब कहाँ हो? मैंने कहा शिमला हूँ। कि कल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, आपने आना नहीं। मैंने कहा सीएम तो होता है बाई इलेक्शन में, तो कल नहीं हम कर लेंगे। वास्तव में अरुण जेटली जी ने कहा कि अनुराग इज ए फाइटर। अपोजिशन में रहते हुए उसने वीरभद्र सरकार से टक्कर ली है, तो उनके कहने पे उनको टिकट मिला और फिर चुनाव जीत गए। उसमें हाईएस्ट मार्जिन था 2.25 लाख का, उससे पहले कभी कोई नहीं जीता था। तो पहली बार 2008 में जीते। तो इस बात में सच्चाई है कि ना मैं चाहता था ना अनुराग चाहते थे। देखिए एक बात, क्योंकि 2017 का वर्ष मैं कहूँगी कि आपके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था। उस समय ये भी हुआ था कि चुनावों के 10 दिन पहले आपको डिक्लेयर किया गया था एक चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर। लेकिन सियासी गलियारों में अक्सर आपके विषय में और उस साल के विषय में ये चर्चा होती है कि उस समय धूमल जी के साथ अपने ही कुछ लोगों ने भीतर घात किया था और पार्टी खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। इसीलिए पार्टी की ये मजबूरी थी कि वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें या अपने आने वाला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें। उस समय की परिस्थितियां कैसी थी? क्या ये सही है कि उस समय भीतर घात हुआ था? इसके बारे में तो निश्चित मैं कुछ नहीं कह सकता जी। लेकिन टिकट आवंटन से पहले मुझे कहा गया था कि आप सीनियर मोस्ट लीडर हो, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आपको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, बनाएंगे। फिर ना जाने किन कारणों से टिकटों से पहले अगर निर्णय हो गया था तो फिर घोषणा बाद में, जैसे आपको पता है, बाद में हुई। अब वो बीती बात है, बीत गई सो बात गई, आए किसको दिले।
क्योंकि उस समय ये बात भी हो रही थी कि कोई स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश को नहीं भेजा गया था और ऊपर से शांता जी जिनको टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह इंदु गोस्वामी को टिकट दिया गया। जैसे कि आपने भी कहा कि टिकट आवंटन में भी उस समय खामियां थी, आप ये मानते हैं? नहीं, खामियां तो नहीं, सबसे चर्चा करके टिकटें हुई जो हुई जी। लेकिन स्टार प्रचारक होने के कारण मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जा ही नहीं सका, जहाँ चुनाव क्षेत्र नया था। जी। पहला मेरा चुनाव क्षेत्र जो था वहाँ मैंने 5 साल बहुत काम किया हुआ था। जी। लोग बड़े उत्साहित थे जी। कि हम इस बार रिकॉर्ड मत से जिताएंगे। दूसरे चुनाव क्षेत्र में गए और वहाँ जनसंपर्क ना होने के कारण और कुछ चलता है राजनीति में, जो हो गया सो हो गया। एक बात वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आपके विषय में ये भी कही जाती है कि आपने ही नड्डा को केंद्र भेजा था। उस समय नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नड्डा जी को केंद्र में जिम्मेदारी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल गई थी और आप पर आरोप उस समय ये लगता है कि आप चाहते थे कि प्रदेश में आपका एक छत्र राज हो, इसलिए आपने नड्डा को केंद्र भेजा था। अब मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत प्रचार है जी। नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो अडवाणी जी उसमें अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा मैंने तो उमा भारती को बनाना है युवा मोर्चा में। तो मैंने कई महीने इंतजार करके नड्डा जी को जब वहाँ से फ्री हुए तो यहाँ प्रदेश का महामंत्री बनाया। बिलासपुर जिला से रामदास ठाकुर कैशियर थे, सुरेश चंद्र संगठन मंत्री थे, नड्डा जी महामंत्री थे। मेरी आलोचनाएं होती थी कि 4 असेंबली सीटों का जिला, वहाँ से आपने 3 पदाधिकारी बना दिए। मैंने कहा मैंने योग्यता के आधार पर बनाए। टिकट दिलाने में भी मैंने जो मेरा रोल होना था वो 93 में किया। 2 बार सरकार बनी, दोनों बार उनको मंत्री बनाया। जब गडकरी जी अध्यक्ष बने, मैं दिल्ली गया हुआ था, मेरे साथ अनुराग थे, तभी एमपी हो गए थे। अटल जी का जन्मदिन था, तो पार्टी ऑफिस में गडकरी जी को मिला। गडकरी जी ने कहा तुमल साहब अनुराग मुझे दे, हमें पार्टी को दे दो। मैंने कहा पहले खाओ, क्रिकेट को दिया हुआ था, अब तुम्हारे पास है कि मैं इसको युवा मोर्चा बनाना चाहता हूँ और नड्डा जी को दे दो। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, सारा देश उन्होंने घूमा है। मैं तो इतना घूमा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं कार्यकर्ताओं को, तो मेरा योगदान रहेगा उनका अगर वो मेरे साथ महामंत्री होते। मैंने कहा मैं भी, जब मैं नहीं आ सकता, मुख्यमंत्री की जब मीटिंग होती है दिल्ली केंद्रीय स्तर पर, तो मैं नड्डा जी को भेजता हूँ। मेरे पास भी वही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे आपका प्रदेश का चल जाएगा, आप इनको हमें दे दो। अब ये इन दैट गुड फेथ मैंने ही आके नड्डा जी को बताया कि आपका दिल्ली होने वाला है भाई। अब इसमें एक छत्रराज जी को क्या होना था, अब बातें कई करते रहे। जिस तरह के लोग सैबोटाज की बात करते हैं कि मेरा इलेक्शन सैबोटाज हुआ, गड़बड़ हुई, वैसे ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक चर्चा होती है कि वीरभद्र सिंह को वीरभद्र बनने में धूमल की ज़रूरत थी और धूमल को भी धूमल बनने के लिए वीरभद्र सिंह की ज़रूरत थी। आपके संबंध हालांकि बहुत मधुर थे, लेकिन सदन में जो हम तकरार देखते थे वो भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को खूब भाती थी। वीरभद्र सिंह का अपने जीवन में क्या रोल मानते हैं?
वीरभद्र सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता थे जी और राज परिवार से आते थे, जी तो उनकी अपनी पूर्वाग्रह भी थे। पहले तो इस बात से उनको बुरी कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक किसान फौजी का बेटा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। जी हमारा टकराव मुद्दों पे था, जी इश्यूज पे था। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका सम्मान करता था और वो आज स्वर्ग में है। वो भी जब भी संबोधित करते सर करके संबोधित करते थे। जी व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या है, ऐसी बहुत सी बातें उनसे सीखी। सीखिए उनमें एक थी कि खुंदक जिससे कर लेते थे वो राजनीतिक लड़ाई में निभाते थे, जी उसका हमने मुकाबला किया जा सकता था। यही कारण है कि अनुराग ने 6 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। हम सुप्रीम कोर्ट में जीते सारे केस जाकर, जी तो केस सारे पॉलिटिकल आधार पे बने। इस करके वीरभद्र जी प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनका मान सम्मान मैं करता हूँ। बाकी उनकी अपनी परसेप्शंस थी, उनकी अपनी थी, मेरी अपनी थी, लेकिन दोनों के माइंड में मुझे लगता है प्रदेश हित सबसे ऊपर था। इस बार 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय हमीरपुर पार्लियामेंट्री से जब इसके नतीजे आए तो 5 ही सीटें मिली। कुछ लोगों ने ये कहा कि जयराम ठाकुर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का अपना अपना एक गुट बन गया है जिसकी वजह से एकता नजर नहीं आ रही है। आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं सियासी गलियारों में इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं? आप बड़े सजग पत्रकार हैं। जी जयराम जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मेरा कोई एक शब्द, एक स्टेटमेंट जो उनके खिलाफ गई हो, सरकार के खिलाफ गई हो, संगठन के खिलाफ गई हो, अगर ऐसा कुछ होता, और जयराम जी को तो मैं खुद लाया 93 में, मैंने लड़ाया उनको, तब चिचोट नाम होता था कंस्टिट्यूंसी का, विक्रम शर्मा हमारे कैंडिडेट होते थे। मैंने कहा नौजवान को लड़ाते हैं, इसे तैयार किया, लड़ाया। फिर पहली बार जब एमएलए बने, सरकार बनी, तो उनको चेयरमैन बनाया फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके अध्यक्ष बनाए। फिर उन्होंने कहा मंत्री बनना है तो मंत्री बनाया। जयराम और मेरा जो एज डिफरेंस है उसमें भी हमें चुनौती कहाँ है। बाकी जयराम जी ने मुख्यमंत्री 5 साल वो रहे, उन्होंने जो किया वो जानते हैं। हमने 5 साल में कोई स्टेटमेंट कुछ किसी नहीं कहा। जी हिमाचल प्रदेश में आपके विषय में एक बात बड़ी जोरों शोरों से कही जाती है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बहुत मजबूत थी। पिछली सरकार के विषय में ये कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ थोड़ी सी लचर है। अभी भी वर्तमान सरकार के विषय में ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ थोड़ी सी लचर है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए भी कोई सुझाव कि ब्यूरोक्रेसी में जब हम पकड़ की बात करते हैं, आपकी नज़र में ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ के क्या मायने हैं? 2011 में मुंबई हमें बुलाया गया। वहाँ हमारे एक सांसद होते थे लोकसभा के, राम बाहू मालगे, उन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा हुआ था। वहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र बना है, विद्यार्थी परिषद के, संघ के, बीजेपी के, विचार परिवार के संगठनों के अनेकों प्रशिक्षण वर्ग वहाँ लगते हैं। वहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के मुख्यमंत्री और मंत्री बुलाए गए थे। मनोहर पारिकर जी उन दिनों गोवा में, क्योंकि पार्टी हार गई थी, वो उस काम को देख रहे थे। विनय सहस्त्रबुद्धे जी वहाँ
काम देख रहे थे। तो मिनिस्टर्स को पूछा गया कि क्या दिक्कतें आती हैं काम करने में, कैसे अच्छा काम हो सकता है। मैं 2 दिन सुनता रहा सभी कि ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, करने नहीं देते, कहना नहीं मानते। आखिरी दिन अनंत कुमार जी लोकसभा में तब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तो उनका संबोधन हुआ घंटे भर का। रविशंकर प्रसाद जी राज्यसभा से आए थे, इनका संबोधन हुआ। आखिर मुझे कहा गया कि आप समारोह कर दो। मैंने कहा केंद्रीय नेता बोलिए, अब क्या बोलना है। कहने नहीं, तो तय ही था कि आपने समारोह करना है। तब मैंने कहा मैं कल से सुन रहा हूँ, जो मंत्री बोलता है ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा एक कहावत है कि बेस्ट ब्रेन्स आर इन आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, एंड टू कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी टू राइड ए टाइगर। ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण करना शेर की सवारी करने की तरह होता है, और शेर पे वही सवारी कर सकता है जो शेर से ज़्यादा ताकतवर हो। अगर कमज़ोर होगा तो शेर नीचे गिराएगा, खा जाएगा। तो मैं मंत्रियों को निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा योग्य बनाओ। ब्यूरोक्रेट को लगना चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं। ब्यूरोक्रेट को अगर ये लगता है कि कैबिनेट में आप जाते हैं और कहते हैं ब्यूरोक्रेट को, यार मेरे को तो आइडिया नहीं, तू ही बोल दे क्या है आज का एजेंडा। आपके महकमे का इशू हो और आप कहें कि सेक्रेटरी एक्सपेंड कर दे, तो वो समझ जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने फाइल ही नहीं पढ़ी है, तो फिर कैसे कंट्रोल करोगे। यू आर द बॉस, यू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रजातंत्र में चुन के आए हो, तो तुम कहो कि मेरा दृष्टिकोण ये है, मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ, करके तुम दो। दे हैव टू फाइंड वेज, रास्ता उनको ढूंढना कैसे करना है। सेट द टारगेट्स, गोल्स सेट कर दो और फिर उनसे काम लो। और दूसरी मैं क्या कहावत है कि बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जो आदमी अपने औजारों से लड़ेगा वो कंट्रोल क्या करेगा। औजार को अपने करते, उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन में लाओ। अधिकारी को एक खबर लगाना कि लताड़ लगाई, झाड़ा, उसका भी सेल्फ ईगो होता है। वो क्यों सहेगा लताड़, वो वक्त के हिसाब से चुप रहेगा, लेकिन वो कोऑपरेट करे। उसको करो कि ये महान आंदोलन है, मेरे दृष्टिकोण इसको ऐसे करने का है, पर कर तुम सकते हो, तुम योग्य हो, तुम कॉम्पिटेंट हो। उसमें आत्मविश्वास भरो, उसका विश्वास प्राप्त करो। जो परिवर्तन लाना है उसमें उनको भागीदार बना लो। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप जब मिलकर काम करेगी तब परिवर्तन आता है। एक अंतिम सवाल, प्रदेश की जनता आपको सड़कों वाला मुख्यमंत्री के नाम से जानती है। ये सड़क बनाने का विचार उस समय आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन था? और दूसरा सवाल इसी में आपसे अंत में चाहूंगी कि आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? काम तो हमने केवल सड़कों का नहीं किया, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, ये हमारा टारगेट था। हर गांव सड़क से जुड़ा हो, हर व्यक्ति हर बच्चा जो हिमाचल में पैदा होता है उसको बेस्ट पॉसिबल शिक्षा मिले, हर नागरिक स्वस्थ हो, हर किसी को रोजगार या स्वरोजगार मिले, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और हिमालय की तरह सिर ऊंचा करके स्वाभिमान के साथ जिए। लेकिन सड़क का पहला इस करके रखा था कि जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहाँ विकास पहुँच जाता है। सड़क नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। स्कूल की बिल्डिंग भी तब बनती है अच्छी, सड़क हो, हॉस्पिटल तब बनते हैं, डॉक्टर तब आता है, टीचर तब आता है, रोजगार के दरवाजे खुलते हैं। तो
सड़क अत्यंत आवश्यक है। और संयोग से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आए। 60,000 करोड़ का बजट था। हमने, क्योंकि हमारा तो पहले ही लक्ष्य वो था, तो सबसे पहले हिमाचल ने DPR तैयार करके दी। हमारे DPR को सारे देश में सर्कुलेट किया गया कि जैसे हिमाचल ने किया वैसे करो। और अटल जी का सहयोग इतना मिला कि 1,000 की आबादी का शर्त थी, हमने हिमाचल के 500, 250, मैंने अटल जी को कहा 250 भी सर हमारे कहाँ होता है। तो फिर कहा कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस, अगर सारे घर मिला के भी 250 की आबादी बन जाती है तो भी सड़क बना दो। फिर मैंने कहा पर्यटक स्थल जो है रिलीजियस है, वहाँ आबादी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो ये सहयोग केंद्रीय सरकार से मिला और हमने, हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया, जमीन दी, सड़कें बन गई। और राजनीतिक गुरु? मैं जालंधर में सर्विस करता था। सर्विस मेरी तब लगी 60s में, जब आपका कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर सारा पंजाब का हिस्सा था। ठाकुर गणपत राय हमारे यहाँ से थे, वहाँ संघ में और बीजेपी में बहुत बड़ा नाम था उनका। पंजाब के कैशियर रहे, कभी कुछ मांगा नहीं पार्टी से। वो स्थानीय तौर पे वो उनका मार्गदर्शन था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी मेरे आदर्श राजनीतिक रहे। मैं कभी बाढ़ पंच नहीं रहा था, ट्रेड यूनियन में तो था। पहली बार जीतकर सांसद बना और सहयोग से सीट मिली अटल जी और आडवाणी जी के पीछे। तो बहुत कुछ उनसे सीखा, जो कुछ हूँ वो उन्हीं के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने कष्ट किया, रात को यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ आज प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे। आपने भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जीवन के हर पहलू को सुना। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।